अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CNN पाकिस्तान के फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, फ़लस्तीन के हवाले से आज हम बात करेंगे। इंतहाई कशीदगी वहाँ पे पाई जा रही है, जिस तरह इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर पै दर पै हमले किए हैं, जिसके नतीजे में काफ़ी तादाद में जो है फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और सैकड़ों के हिसाब से जो है वो जख्मी हो चुके हैं। इसके जवाब में फिर हमास ने जो है वो रॉकेट दागे हैं इसराइल के ऊपर। अभी ताज़ा क्या सूरत हाल है, इस हवाले से ही बात करेंगे। फिर हम देखें कि जो अरब जो कंट्री है उनकी खामोशी जो है वो एक बड़ी मैनी खेज है। फिर जो अक़वाम मुत्तहिदा उनकी खामोशी, इस तरह की जो बड़ी आलमी ताकतें हैं उनकी जो खामोशी है ये किस तरफ इशारा दे रही है। खुदा ने खासा ये जो जंग है ये पूरी खिते को, पूरी दुनिया को अपने लपेट में भी ले सकती है। इसी हवाले से आज हमें लंदन से सीनियर सहाफ़ी अतर काज़मी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो अतर काज़मी साहब, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे बुलाया, थैंक यू सर। सबसे पहले तो हम आपसे जो ताज़ा तरीन है इतलात वो आपसे पूछेंगे। तुर्क वजीर खारजा का विजिट है सऊदी अरब का, इसी हवाले से जो अभी सूरत हाल जो बनी हुई है, इस हवाले से क्या लगता है आपको कि क्या ये कोई इससे कोई नतीजा निकल सकेगा, कोई मौसर जो है हिकमत अमली हो पाएगी? देखिए, तुर्की के सदर को हमने देखा कि जब से ये सूरत हाल शुरू हुई वो काफी वोकल है, उन्होंने इस हवाले से बयानात वगैरह भी दिए और तुर्की की ये ख्वाहिश है कि दीगर जो मुसलमान ममालिक है और वो मुसलमान ममालिक जो मैटर करते हैं, इसलिए कि देखिए मुसलमान तो इंडोनेशिया भी मुसलमान मुल्क है, मलेशिया भी है, लेकिन खित्ते के अंदर जिनके साथ तनाज़ा चल रहा है, जिन्होंने जंगें लड़ी हैं, वो अरब ममालिक हैं। तो अरब कम्युनिटी के ऊपर, अरब जो लीग है उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी पड़ती है कि अगर OIC के प्लेटफॉर्म से ना ही सही, लेकिन अरब लीग के प्लेटफॉर्म से ही आप लोग कुछ कर दें, कोई बयान दे दें, कोई वाज़े हिकमत अमली सामने लेके आए। छोटा मोटा तो वो बयान दे देते हैं, कंडेम कर देते हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रोएक्टिव किस्म की सफारतकारी होती है, इसलिए कि हम देखते हैं कि यमन के अंदर जब जंग शुरू हुई तो किस तरह तमाम अरब ममालिक इकट्ठे हुए, उन्होंने एक इत्तेहाद भी बनाया, वहां पे एक मुश्तरका लाएमल इख्तियार किया। लेकिन यहाँ पे फलस्तीन के मामले पे लगता ऐसे है कि बज़ाहिर उनमें इख्तलाफात हैं, अगर इख्तलाफात नहीं है तो उनकी मिली भगत है, वो उस तरीके से कोई वाज़े मौकिफ नहीं लेते। तो इस हवाले से तुर्की को, जिस तरह आपको पता है कि तुर्की के हालिया बरसों में ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ बेहतर नहीं रहे, जब से एक सऊदी सहाफ़ी को तुर्की के अंदर जो सऊदी कौंसल खाना था उसके अंदर कत्ल किया गया, उसके बाद से हालात बहुत कशीदा हुए। लेकिन अब तुर्क वहां पे गए हैं वजीर खारजा, और उनका मेन मकसद यही था कि ये जो फलस्तीन का मसला है इस हवाले से सफारतकारी की जाए और एक मुश्तरका कोई लाएमल इख्तियार किया जाए। लेकिन अब तक आने वाली इतलात के मुताबिक पेपर वर्क, जो इसे कहते हैं ना, खाली जमा पूंजी के अलावा कोई कंक्रीट, कोई मुस्तकिल, कोई पायदार चीज उसमें से निकलती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छा सर, थोड़ी देर पहले मैं एक और बड़ी अहम खबर पढ़ रहा था। जो पासदारान इनकलाब के जनरल कासिम सुलेमानी के बाद जो लगाए गए हैं इस्माइल कानी साहब, वो लबनान पहुंचे हैं। ये भी विजिट इंतहाई अहम है। इस मौके के ऊपर आपको क्या लगता है कि इसराइल का जो अगला हदफ वो लबनान भी हो सकता है, और शाम तो वैसे भी उनके वो एक निशाने पे है। अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो एक बहुत खतरनाक ही जो जंग है ये छिड़ सकती है। जी देखें, ऑब्वियसली आपको पता है कि लबनान के अंदर हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह के पास जितना असला आता है वो ईरान की सपोर्ट से आता है, बल्कि हमास हमास जो इस वक्त लड़ रही है फलस्तीन के अंदर, रेजिस्टेंस है, हमास के ऊपर भी यही इल्जाम है कि वो ईरान से उनको सपोर्ट करता है, ईरान उनकी फंडिंग करता है, ईरान उनको असला देता है। तो हमास जो एक दूसरे फिरके का ग्रुप है, अमूमन उसको ईरान के साथ नहीं जोड़ा जाता, आप हिजबुल्लाह को जोड़ते थे, लेकिन हमास के ऊपर भी यही इल्जाम है और अरब ममालिक ये इल्जाम लगाते हैं। और जिस दिन मस्जिद अक्सा के ऊपर हमला हुआ, वहां पे इसराइली फोर्सेस अंदर आई, तो उस दिन भी अगर आप ट्विटर देखें, ट्विटर अकाउंट्स देखें, अरब कंट्रीज के जो सिंपैथाइजर्स हैं पाकिस्तान के अंदर भी, यो अरब कंट्रीज के अंदर भी, तो वो ये कह रहे हैं कि ये सारी गड़बड़ ईरान के कहने पे हो रही है, ईरान के कहने के ऊपर जो है ये वहां पे गड़बड़ हुई है, और ईरानी जो लोग हैं उनके सिंपैथाइजर्स ने वहां पे गड़बड़ पैदा की है। इस बजाय इसके कि वो इसराइल के ऊपर क्रिटिसिज्म करें, वो ये कह रहे हैं कि ईरान उसके अंदर गड़बड़ कर रहा है। अब ईरान का किसी भी हाई ऑफिशियल का लबनान जाना यकीनन ये एक सिग्नल देने के मुतरादिफ है कि हम दूसरे फ्रंट के ऊपर भी महाज खोल सकते हैं। हमास के पास इस वक्त मेरी इतलात के मुताबिक तकरीबन 6-7 हज़ार वो कहते हैं कि रॉकेट हैं, जिसमें मुख्तलिफ उनकी रेंज है जो रॉकेट वो फेंकते हैं। लेकिन हालिया बरसों में 2014 में आपको पता है आखिरी दफा जंग हुई थी, जंग तो मैं नहीं इसको कहूंगा,
आलमी मीडिया इसको इस तरह पेश करता है कि जैसे कोई जंग है। जंग होती है दो ममालिक के दरमियान, दो वो लोग जिनके पास इतना बड़ा असला है, एटमी ताकत है, इसराइल उसका निहत्ते और आम से फलस्तीनियों के साथ, मैं जंग तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो झड़पें वगैरह हुई थी उसके बाद फिर उनके पास जो टाइम, उस टाइम के दौरान बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है असले की, वो अब वो गजा के अंदर होती है। पहले वो टनल्स के जरिए सेनाइट के उस इलाके से स्मगल होके आते थे, लेकिन अब उन्होंने कुछ बंदे उनके ट्रेन हुए हैं, जिस हवाले से इसराइल जो इल्जाम लगाता है कि ईरान ने उन बंदों की ट्रेनिंग की है, और वो बंदे वो जो अब उन्होंने असला बनाने का काम, रॉकेट बनाने का काम गजा के अंदर ही हो रहा है। और गजा के पास में के अंदर इस वक्त हमास के पास उनका अंदाजा ये है कि 6 से 7 हजार रॉकेट्स होंगे उनके पास, और तकरीबन 40,000 बंदा ऐसा होगा हमास के पास जो लड़ सकता है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप लेबनान में देखें उस हिजबुल्ला की ताकत को, तो हिजबुल्ला की ताकत तो बहुत उनके मुकाबले में ज्यादा है। वो एक प्रॉपर आर्मी है, प्रॉपर उनके पास असला है, उनके पास जो रॉकेट्स हैं। अगर वहां पे भी कोई मसला पैदा होता है तो इसराइल के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो सकती है। और सर एक तो इंतहाई अहम जो पूछा जा रहा है कि अभी रात की जो सिचुएशन हुई ताजा तरीन, वहां पे सुनने में आ रहा है कि प्रोटेस्ट शुरू हो गया है इसराइल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे उसके मुकाबले में हमास ने जिस तरह का अटैक किया है। एक तो वो सर आपसे पूछना है क्या वहां पे सिचुएशन है। दूसरा सर जो अरब कंट्री जिन्होंने एक्सेप्ट किया था इसराइल को, क्या वो अपने फैसले पे नजरसानी कर, क्या लगता है आपको? देखें, ये कोई पहली दफा तो हुआ नहीं है जहां तक अरब कंट्रीज का ताल्लुक है। ये कितने अरसे से चल रहा है, क्या क्या कुछ हो रहा है, किस तरह मुजालिम हो रहे हैं, ये तो अभी से एकदम से एक चीज मीडिया पे आती है। जिस तरह शेख जरा में जो हो रहा है, फलस्तीनियों को उनके घरों से निकाला जा रहा है, ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। तकरीबन 180 गांव ऐसे हैं अरबों के जिनको मिसमार कर दिया गया है, और हालिया बरसों में किया गया है। हर जगह पे सेटलर्स गैर कानूनी तौर पे आबादकारी हो रही है, यहूदी आबादकार वहां पे आ रहे हैं, जिस तरीके से वो लोगों को तंग करते हैं, और इसके अंदर बड़ा सिस्टमेटिकली होता है। मैं आपको एक मिसाल दूं, एक फलस्तीनी का घर है ईस्ट जेरूसलम में, तो इसराइल की अदालत ने फैसला दिया कि वो जो आधा घर है वो आप यहूदियों को दे दें। अब उस आधे घर में उन्होंने यहूदी घुसा दिए। अब वो किस तरीके से वहां पे रह रहे होंगे, क्या कर रहे हैं, तो ये अदालतों के थ्रू वहां पे ये हो रहा है। जमहूरियत के जरिए वो कहते हैं जी हम डेमोक्रेसी हैं। तो अभी भी ये जो केस चल रहा है शेख जरा में, जो फलस्तीनियों को निकाला जा रहा है, ये अदालत के फैसले से निकाला जा रहा है। वो अदालत जो जिसके बारे में मगरिब कहता है जी कि वाहिद जमहूरी कुव्वत है इसराइल खित्ते के अंदर, और वहां पे एक अदालती निजाम है। अब तो ये फैसला आना था 2 दिन पहले हाई कोर्ट का, इसराइल की हाई कोर्ट का, उसने ये फैसला रोक लिया है जो हालात पैदा हुए। तो ये पहली दफा नहीं हो रहा। अरब ममालिक को इन सब चीजों का पता है, और मुझसे और आपसे ज्यादा पता है। तो उसके बावजूद उनका जो रवैया है वो हमारे भी सामने और आपके भी सामने है। तो मुझे नहीं लगता कि इस हवाले से कोई चेंज होगी। जहां तक रात का ताल्लुक है, वहां पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, इसलिए कि वहां पे बहुत सारे अरब भी आबादकार हैं, और अरबों को टारगेट किया गया वहां पे। वीडियोस वगैरह इस तरह के इसराइली जो वहां पे इंतहा पसंद हैं, यहूदी इंतहा पसंदों की जानिब से उनकी गाड़ियों के ऊपर पत्थर फेंके गए, उनकी गाड़ियों को टारगेट किया गया, उसमें हलाकत वगैरह भी हुई, और एक जनाजा था, और जनाजे के बाद फिर वहां पे भी प्रोटेस्ट शुरू हुआ, और अब वहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, और हालात इस वक्त काबू से बाहर हैं, और मेयर ने वहां पे फौज वगैरह को बुला लिया है। तो ये हालात इस वक्त इसराइल के अंदर भी बेहतर नहीं है, लेकिन इसराइल के अंदर जो इस वक्त सियासी हालात हैं, सदर उनके जो वजीर आजम हैं बिन्यामिन नेतन्याहू, वो इस वक्त कायम मकाम, इंतखाबात का शायद चल रहा है जी उनका। जी, वो दूसरा वो कायम मकाम वजीर आजम है, इस वक्त केयर टेकर हैं, इसलिए कि वो इलेक्शंस के अंदर वो अपनी अक्सरियत कायम करने में नाकाम रहे, अक्सरियत लेने में नाकाम रहे। तो ये जो सारी सूरत हाल है, उससे उनको सियासी तौर पे भी फायदा हो रहा है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए आम फलस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। सर आखिरी क्वेश्चन आपसे, मुस्लिम हुक्मरान जो हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, क्या इस हवाले से लाएमल हो सकता है? क्या प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं जिससे इसराइल जो है इस तरह की जो कार्रवाइयां आइंदा आने वाले दिनों में, या वक्ती तौर पे जो भी सिचुएशन बनी है ये रुक पाए? देखें, क्या इस वक्त अगर सऊदी अरब के शाह या सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस आके टीवी पे कहें कि मैं एक हंगामी इजलास बुला रहा हूं, तमाम इस्लामी ममालिक के हुक्मरान वहां पे पहुंचे,
मैं देखता हूं कि कौन सा हुक्मरान है जो वहां पे नहीं जाता, और कौन, अगर कोई नहीं जाता तो फिर उसकी आवाम उसके साथ क्या करती है। वहां पे सारे इस्लामी मुल्क इकट्ठे हो जाएं और वो सिर्फ इतना कह दें कि हम आपको 24 घंटे की मोहलत देते हैं, आप ये बमबारी बंद करें और अक़वाम मुत्तहिदा की कानून के मुताबिक, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीन के मसले को हल किया जाए। तो इसमें कोई जंग करने वाली बात तो है नहीं है। कोई भी ये मुतालबा नहीं कर रहा कि आप हमला कर दें, जंग कर दें, पर कम से कम मुंह से तो बोले ना, मुंह से तो उनका दिफा करें ना। आप मगरबी ममालिक में देख लें, जलसे जुलूस हो रहे हैं, वो लोग जिनका दूसरे मजाहिब से ताल्लुक है वो फलस्तीन के लिए बातें कर रहे हैं, उनकी असेंबलियों के अंदर करारदादें पेश हो रही हैं, उनके मेंबरान असेंबली उसके ऊपर बोल रहे हैं। तो अरब ममालिक इस वक्त कहाँ पे हैं? पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, हमारे वजीर आजम साहब ने उसके ऊपर बयान भी दिया, आज भी उन्होंने उसके ऊपर ट्वीट की है, सोशल मीडिया के ऊपर आवाम के साथ भी वो उस पर चल रहे हैं। लेकिन ये चीज आपको अरब कंट्रीज से मिसिंग नजर आती है। उसकी एक वजह यह है कि वहां के जो हुक्मरान हैं वो ये समझते हैं कि अगर हमने अवामी जज्बात के अंदर या अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक कोई चीज की तो फिर अवामी ख्वाहिशात तो दूसरी तरफ चल पड़ेंगी और मुतालबे भी होंगे। तो वो बड़े कॉशियस रहते हैं इस मामले में। और दूसरा, उनको ये है कि उनकी जो सिक्योरिटी है उसका जामन अमेरिका है, तो वो अमेरिका को भी अपसेट नहीं करना चाहते। तो एक बड़ी वजह ये भी है। जी, बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। इसी वजह से मज़ीद भी आपको अपडेट रखेंगे। आपका मेज़बान नसीर बुखारी, CNN पाकिस्तान की तरफ से इजाज़त चाहता है।